जो कि 7 है और इस चैप्टर का नाम है विदेशी मुद्रा नियंत्रण, विनिमय तथा निर्यात संबंधी सुविधाएं, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन एंड फैसिलिटी कंसर्निंग। इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ेंगे जो कि IBO फॉर MCOM फर्स्ट ईयर का है और इस टॉपिक का नाम है भुगतान की शर्तें व विदेश वित्तीय कार्यप्रणाली, टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड फाइनेंशियल प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विदेशी मुद्रा नियंत्रण, विनिमय तथा निर्यात संबंधी सुविधाएं, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन एंड फैसिलिटी कंसर्निंग एक्सपोर्ट, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र तथा पक्ष है जो कि विदेशी मुद्रा नियंत्रण से संबंधित है। विदेशी मुद्रा नियंत्रण का तात्पर्य उन नियमों और विनियमों से है जो विदेशी मुद्रा संबंधित लेन देनों को विनियमित करने हेतु बनाए गए हैं। इन लेन देनों का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा की सप्लाई को ध्यान में रखते हुए मांग को विनियमित करना होता है। विदेशी मुद्रा नियंत्रण उस स्थिति में और जरूरी होता है जब देश का विदेशी मुद्रा कोष देश की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता। तो इस चैप्टर में 2 टर्म्स हैं। पहला विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनिमय तथा दूसरा निर्यात संबंधी सुविधाएं। तो सबसे पहले विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनिमय होता क्या है। विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनिमय में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत भारत की विदेशी मुद्रा नियंत्रण व्यवस्था द्वारा शासित किया जाता है, जो भारत की व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने में भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने और आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के उद्देश्य से संबंधित है। इसे FEMA के नाम से भी जाना जाता है। और उदारीकरण का मतलब आमतौर पर कुछ सरकारी नियमों और प्रतिबंधों को समाप्त करने से है। और निर्यात संबंधी सुविधाएं यानी फैसिलिटी कंसर्निंग एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली सभी संपत्ति और उपकरण जिससे बिना किसी सीमा के जल अधिकार, कुएं, पाइपलाइन, भंडारण सुविधा और पैकेजिंग स्टेशन शामिल हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत निर्यात से संबंधित मुख्य प्रावधानों की विशेषता, निर्यात राशि के वसूली से संबंधित विनियमों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रेगुलेशन रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ इम्पोर्टेंट अमाउंट एक्सपोर्ट अमाउंट, हाईलाइटिंग द मेन प्रोविजंस यानी प्रावधान रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा है, विदेशी मुद्रा के विनियमन एवं प्रबंध से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस प्रोविजन रिलेटेड टू रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा है, विनिमय नियंत्रण विनिमयों के अंतर्गत निर्यात राशि की वसूली के संबंध में क्या नियम है, उदाहरण सहित विस्तार से विवेचन कीजिए। What are the rules regarding recovery of export amount under exchange control regulation? Discuss in detail with example। और इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा है, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के विनियमन तथा प्रबंध से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस प्रोविजन रिलेटिंग टू रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इस प्रश्न में एक तो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जितने भी निर्यात से संबंधित इंपोर्ट यानी मुख्य प्रावधानों की विशेषता को पूछा है और निर्यात राशि की वसूली से रिलेटेड रेगुलेशन या तरीके के बारे में पूछा है। तो चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर। विदेशी मुद्रा के विनियमन एवं प्रबंध से संबंधित विभिन्न प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, विदेशी मुद्रा संबंधी लेन देन। विदेशी मुद्रा के विनियमन व प्रबंध से संबंधित प्रावधानों में विदेशी मुद्रा लेन देन का बहुत महत्व है। जब तक कि इस अधिनियम में ये प्रावधान ना हो तब तक इसके नियमों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता, जैसे कि विदेशी मुद्रा या प्रतिभूतियों का लेन देन ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं करेगा जो कि अधिकृत ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भारत से बाहर का निवासी है या उसके खाते में जमा के लिए किसी तरह का कोई भुगतान नहीं करेगा। अगला है, कोई भी वह व्यक्ति जो भारत के बाहर का निवासी है उसके आधार पर कोई भी भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता। चौथा, वह व्यक्ति भारत में किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय लेन देन नहीं करेगा जो कि भारत के बाहर स्थित किसी भी व्यक्ति की संपत्ति के अधिग्रहण या इस अधिग्रहण का अधिकार पाने से संबंधित हो। दूसरा, विदेशी मुद्रा रखना। जब तक इस अधिनियम में कोई अन्यथा प्रावधान ना रखा जाए तब तक वह व्यक्ति जो कि भारतीय है वह किसी विदेशी प्रतिभूतियों या विदेशी संपत्ति का ना तो क्रय कर सकता है, ना ही उसे अपने कब्जे में ले सकता है, ना ही वो इनका स्वामित्व लेगा और ना ही इसे हस्तांतरण करेगा। तीसरा, चालू खाता लेन देन। विदेशी मुद्रा का क्रय तथा विक्रय कर सकता है। पूंजी खाता लेन देन। पूंजी खाते के द्वारा लेन देन किया जाना पूंजों
खाते लेन देन कहलाता है। अचल संपत्ति का स्वामित्व यानी ओनरशिप। भारत में निवासी व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्रतिभूतियों तथा भारत के बाहर की किसी अचल संपत्ति का स्वामित्व अपने पास रखता है या उसमें निवेश करता है, परंतु यह संपत्ति उसने तब ली हो जब वह भारतवासी हो या उसे विरासत में मिली हो। छठा, वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात। वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात से संबंधित अधिनियम में प्रावधान निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। वस्तुओं का हर निर्यातकर्ता रिजर्व बैंक या अन्य निर्देश अधिकारी को निर्धारित फॉर्म व निर्धारित विधि के अनुसार ऐसी घोषणा प्रस्तुत करेगा जिससे कि वह वस्तुओं का उचित विवरण प्राप्त हो। निर्यातित वस्तुओं का उचित आकलन न किया हो तो ऐसा मूल्य जो बाजार की स्थिति के अनुसार वह प्राप्त किया जा सके। भूटान के अतिरिक्त किसी भी देश में ऐसे प्राप्त की जा सकती है। ये भुगतान आदेश, पे ऑर्डर तथा भारत डेबिट आदि शामिल है। उपयुक्त प्रावधानों के अनुसार रिजर्व बैंक ने 2000 में अनेक अधिसूचनाएं जारी की जिनमें समय समय पर संशोधन अनिवार्य थे जो होते रहे। भुगतान की विधि। जब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अधिकृत न किया गया हो, निर्यात किए गए माल का पूरा विक्रय मूल्य विदेशी मुद्रा के किसी अधिकृत डीलर, ऑथोराइज डीलर यानी एडी के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। यहाँ सभी देशों से भुगतान की राशि एक अनुमति प्राप्त मुद्रा आरबीआई के द्वारा अधिसूचित या भारतीय रूप में ही किसी ऐसे बैंक जो कि एसीयू का मतलब एशियन क्लियरेंस यूनियन से है। यह एक भुगतान व्यवस्था है जिसके तहत प्रतिभागी भाग लेने वाले केंद्रीय बैंक के बीच अंतर क्षेत्रीय लेन देन के लिए शुद्ध बहुपक्षीय आधार पर भुगतान का निपटान करते हैं। ओके, देशों अथवा नेपाल अथवा भूटान, जैसा मैंने बताया, कि अतिरिक्त किसी भी देश में स्थित हो तथा इसके खाते से प्राप्त की जा सके। यह भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, भुगतान आदेश, पे ऑर्डर तथा भारत में एफएनआरई, एनआरई खाते को डेबिट आदि शामिल है। आठवां है विदेशी मुद्रा की वसूली तथा प्रत्यावर्तन। विदेशी मुद्रा की वसूली तथा प्रत्यावर्तन के अधिनियम में यह प्रावधान है कि जब किसी विदेशी मुद्रा की कोई भी राशि भारत में निवासी व्यक्ति को देय या एक्रूड यानी प्रोद्भूत एक्चुअल हो तो वह व्यक्ति ऐसी अवधि के अंदर इस तरह की विधि के द्वारा जो रिजर्व बैंक के द्वारा निर्दिष्ट की गई हो वह उस विदेशी मुद्रा की वसूली तथा भारत को उसके प्रत्यावर्तन हेतु उचित कदम उठाने होंगे। रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार ऐसी राशि निर्यात की विधि 6 महीने के अंदर प्राप्त तथा प्रत्यावर्तित होती है, परंतु निर्यात के कुछ वर्ग जैसे स्टार एक्सपोर्ट हाउस इस नियम के अपवाद हैं। यहाँ पे स्टार एक्सपोर्ट हाउस का मतलब है भारतीय निर्यातक। ये एक भारतीय निर्यातक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट किया है और 3 वित्तीय वर्षों में से 2 में निर्यात प्रदर्शन की कुछ न्यूनतम राशि सफलतापूर्वक हासिल की है। यह डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के दिशा निर्देशों के अनुसार 2 सितारा और उससे ऊपर के निर्यात गृहों, गोदामों स्थापित करने की अनुमति देता है। वसूली एवं प्रत्यावर्तन से मुक्ति की मुख्य स्थितियाँ। यह मुक्ति निम्नलिखित स्थितियों में प्रदान की जाती है। पहला, किसी व्यक्ति के द्वारा विदेशी नोटों तथा सिक्कों को उस सीमा तक अपने पास रखना जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा बताया गया है। वह व्यक्ति या वर्ग जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा निर्दिष्ट बताए गए इनके अनेक द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक विदेशी मुद्रा खाता रखना या रखने हेतु स्वेच्छा प्रकट करना। किसी भी व्यक्ति के द्वारा रिजर्व बैंक की सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमति के अनुसार 8 जुलाई 1947 से पूर्व उपार्जित या प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा के बाहर रखी हो उस पर लगाया जाने वाला ब्याज। विदेशी मुद्रा की वह कॉपियाँ जो कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया। तो अगला प्रश्न तो चैप्टर 7 में से है, जो कि आयात निर्यात अनुबंधों में भुगतान की शर्तें निर्धारित करने में निर्यातक देश के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनिमय अति महत्वपूर्ण घटक होते हैं। The foreign exchange control regulations of the exporting country are a very important factor in determining the terms of payment in import and export contract. तो इस प्रश्न में आयात निर्यात अनुबंध करते समय भुगतान की शर्तें निर्धारित करने में निर्यात करने वाले देश के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनिमय अति महत्वपूर्ण घटक होते हैं। टिप्पणी करना है।
तो ओवरऑल इस प्रश्न में विदेशी मुद्रा नियंत्रण और विदेशी मुद्रा का विनिमय तथा प्रबंध के बारे में पूछा है। तो चलिए आंसर पढ़ लेते हैं। तो विदेशी मुद्रा के अंतर्गत अनेक तथ्यों को शामिल किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। पहला, विदेशी मुद्रा में देय हर प्रकार की साख तथा अन्य शेषों का होना। वह ड्राफ्ट, साख पत्र, ट्रैवल चेक तथा विनिमय पत्र जो कि विदेशी मुद्रा में देय होगा उसकी अभिव्यक्ति। वह प्रपत्र जो कि भुगतान के संबंध में उसके आदेशित यानी ड्रॉई अथवा धारक होल्डर से संबंधित विकल्प पक्षकार को प्रदान करता है। इसका भुगतान भारतीय व विदेशी दोनों ही मुद्राओं में किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा प्राप्ति का मुख्य स्रोत आयात निर्यात ही होता है। अतः विदेशी मुद्रा के नियंत्रण तथा विनिमय से अर्थ विदेशी मुद्रा लेन देन के नियंत्रण से ही लगाया जा सकता है। विदेशी मुद्रा लेन देन का तात्पर्य है कि जब हमारे देश से माल दूसरे देश में भेजा जाता है तो उस देश के आने वाली विदेशी मुद्रा से है। अर्थात विदेशी मुद्रा लेन देन का अभिप्राय वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात निर्यात, विदेशी प्रेषणों यानी फॉरेन रेमिटेंस तथा विदेशी यात्रा के फलस्वरूप एक देश की मुद्रा किसी अन्य देश की मुद्रा के साथ होने वाले क्रय विक्रय से है। विदेशी मुद्रा नियंत्रण, इस देश के विदेशी मुद्रा कार्यों में जब देश के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो इसे ही विदेशी मुद्रा नियंत्रण कहा जाता है। समझ ही गए होंगे। विदेशी मुद्रा नियंत्रण के उद्देश्य। विदेशी मुद्रा नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, पूंजी के पलायन पर रोक लगाना। विशेष प्रकार के प्रयोजनों में से अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता आदि को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त व उचित मात्रा में विदेशी मुद्रा की उपलब्धि कराना। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्यों में स्थिरता लाना। अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार से विदेशी मुद्रा दबाव से बचाना। लास्ट है विदेशी मुद्रा का विनिमय तथा प्रबंध। विदेशी मुद्रा के विनिमय तथा प्रबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधान की व्याख्या की गई है। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। विदेशी मुद्रा संबंधी लेन देन, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा आदि रखना, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा, चालू खाता लेन देन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, पूंजी खाता लेन देन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। एंड भारत में विदेशी व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्रतिभूतियों की स्थिति और भारत में अचल संपत्ति की स्थिति, विभिन्न प्रकार धारकों के प्रतिकूल प्रभाव, वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात, भुगतान की विभिन्न विधियाँ, विदेशी मुद्रा की वसूली तथा प्रत्यावर्तन में से मुक्ति की कुछ स्थितियाँ। अगला प्रश्न 3, सभी जहाजी दस्तावेजों को विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलर को निर्यात आय को वसूल करने के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। All shipping documents should be submitted to an authorized dealer of foreign exchange for realization of export proceeding। तो इस प्रश्न में ये बोला गया है कि जितने भी शिपिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब एक अथोराइज यानी अधिकृत डीलर के पास सबमिट किए जाने चाहिए जो कि फॉरेन एक्सचेंज को रियलाइज और एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग करता हो। तो ये सब चीज़ें मतलब निर्यात घोषणा फॉर्म के अंतर्गत आती हैं। प्रत्येक निर्यात घोषणा करना अति अनिवार्य है। यह घोषणाएं उपयुक्त फार्मों पर ही की जाती है। ये फार्म निम्नलिखित होती हैं। पहला होता है सिर्फ 2 देश नेपाल और भूटान को छोड़कर अन्य देशों जैसे GR फार्म की 2 प्रतियां जिनका प्रयोग निर्यात हेतु किया जाता है। नेपाल व भूटान को छोड़कर अन्य देशों में PPP फार्म की 2 कॉपियाँ जिन्हें डाक द्वारा निर्यात हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा सॉफ्टेक्स फार्म जिनका प्रयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अभौतिक रूप में किए जाने वाले निर्यातों पर किया जाता है। और चौथा है SDF फार्म जहाँ पर जहाजी बिलों का प्रक्रमण इलेक्ट्रॉनिक विधि के द्वारा किया जाता है तो इस विधिक घोषणा फार्म की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें एक आता है ये फॉर्म को जमा कराने की कार्यविधि। ये इस प्रश्न में पूछा गया है। प्रोसिक्यूट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म्स। सो JR फार्म घोषणा फार्म को सीमा शुल्क कमिश्नर के पास जमा किया जाता है। इस फॉर्म के सत्यापन तथा प्रमाणीकरण के पश्चात इसकी मूल्य प्रति रिजर्व बैंक के सबसे पास वाले कार्यालय में भेजी जाती है तथा इसकी द्वितीय प्रति निर्यातकों को दी जाती है ताकि वे अधिकृत डीलर को यह दे सके। ये अधिकृत डीलर यानी ऑथोराइज डीलर वे होते हैं जिनका साथ निर्यात पर लेखकों का पराक्रम किया जाता है। ये PPP घोषणा फॉर्म उसी अधिकृत डीलर को दिए जाते हैं जिनका नाम इस फॉर्म पर लिखा जाता है। जब अधिकृत ऑथोराइज डीलर इन पर प्रति हस्ताक्षर करता है तभी इनकी मूल्य प्रति को निर्यातकर्ता को दे दिया जाता है। निर्यातकर्ता के द्वारा ये फॉर्म उन डाक अधिकारियों के पास जमा किया जाता है जिनके माध्यम से ये माल भेजा जाता है।
माल भेजने के पश्चात ये डाक अधिकारी इस घोषणा फॉर्म को रिजर्व बैंक के पास के कार्यालय में जमा कर अतः निर्यात राशि वसूली के पश्चात अधिकृत डीलर भी सारे प्रमाणीकरण करके फॉर्म की द्वितीय प्रति रिजर्व बैंक के पास कार्यालय में जमा कराएगा। अंतिम प्रश्न 4। विदेशी व्यापार मुद्रा अधिनियम का उद्देश्य न केवल विदेशी मुद्रा में भुगतान का विनिमय करना है बल्कि निर्यात शक्तियों की वसूली को सुविधाजनक बनाना भी है। The objective of Foreign Exchange Management Act is not only to regulate payment in foreign exchange but also to facilitate the realization of export power। तो ये इसमें विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के बारे में डिस्कस किया गया है और हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो हम पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ये FEMA, इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 होता है। ये एक भारत की संसद का अधिनियम है। विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए बनाया गया है। तो पढ़ भी लेते हैं विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999। विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 के अंतर्गत भारत में विदेशी मुद्रा नियंत्रण का एक नया कानून है जिसे लागू किया गया है। इस अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, विदेशी व्यापार में सुविधा प्रदान करना, उचित भुगतान की सुविधा प्रदान करना, भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का उचित विकास करना, विदेशी मुद्रा संबंधी नियमों को स्वीकृत करना। ये अधिनियम 7 अध्यायों में वर्गीकृत है। ये 7 अध्याय निम्नलिखित हैं। पहला अध्याय, अधिनियम का कार्यक्षेत्र व विभिन्न परिभाषाएं। दूसरा अध्याय, विदेशी मुद्रा संबंधी लेन देन व उनकी देखरेख, वसूली करने तथा प्रत्यावर्तन संबंधी नियम। तीसरा अध्याय, अधिकृत व्यक्तियों व उनसे संबंधित रिजर्व बैंक के अधिकार। चौथा अध्याय, दंड व प्रवर्तन, पेनल्टीज एंड एनफोर्समेंट की कार्यविधियाँ। पाँचवा अध्याय, न्याय व निर्णय व अपील की प्रक्रिया। छठा अध्याय, प्रवर्तन, निवेशालय, तलाशी व अधिग्रहण के अधिकार। सातवां अध्याय, अधिनियम के विविध पहलू।